हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपना सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर साल करीब करीब 2 से 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की कौन थे। तो सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की जो थे, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे। तो अगर पूछ लिया जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो याद रखिएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, यानी कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं लेव वाइगोत्स्की के कुछ प्रमुख बिंदु, यानी कि अब हम लोग सीखेंगे लेव वाइगोत्स्की के कुछ प्रमुख बिंदु यानी कि कुछ प्रमुख की पॉइंट के बारे में। चलिए सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। तो देखिए दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की कौन थे। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की जो थे वो रसिया के एक मनोवैज्ञानिक थे। यानी कि अगर पूछ लिया जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के एक मनोवैज्ञानिक थे, तो रूस का एक मनोवैज्ञानिक थे। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था, जीन प्याजे के साथ साथ लेव वाइगोत्स्की का भी जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछ लिया जाएगा लेव वाइगोत्स्की कहाँ के एक मनोवैज्ञानिक थे, तो रूस का एक मनोवैज्ञानिक थे। और अगर पूछ लिया जाएगा लेव वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ था, तो 1896 ईस्वी में हुआ था। जीन प्याजे का भी जन्म 1896 ईस्वी में ही हुआ था। और साथ ही साथ लेव वाइगोत्स्की का भी जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का मृत्यु 37 वर्ष के बेहद ही कम उम्र में हो गई थी। अगर पूछ लिया जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की का मृत्यु कितने वर्ष में हुआ था, तो 37 वर्ष के बहुत ही कम उम्र में हो गया था। चलिए अब हम लोग जानेंगे लेव वाइगोत्स्की के कुछ प्रमुख बिंदु जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशल कल्चर थ्योरी। इसमें क्या बताया गया है, तो वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों का विकास समाज और संस्कृति यानी कि सोसाइटी एंड कल्चर के बीच अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन से होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बच्चा का विकास तब होता है जब वो समाज में रह करके सीखता है या फिर संस्कृति के माध्यम से यानी कि उसके समाज के रीति रिवाज से ही सीखता है। तो अगर पूछ लिया जाएगा कि बच्चों का विकास किस तरह से होता है, तो बच्चों का विकास दोस्तों होता है अंतःक्रिया से यानी कि इंटरेक्शन से। और किसके अंतःक्रिया से, तो समाज और संस्कृति के इंटरेक्शन से होता है दोस्तों। अब अगला पॉइंट क्या बताया गया है कि जो बच्चा होता है, बच्चा अकेले नहीं सीखता है, वह दूसरों के माध्यम से ही सीखता है। यानी कि अपने दोस्त के माध्यम से सीखता है, अपने मम्मी पापा के माध्यम से सीखता है, या फिर अपने समाज के माध्यम से ही सीखता है। और इसके इसके सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभ है जिसको SCL से आप लोग याद कर सकते हैं। SCL का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो S का मतलब होता है सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया होता है दोस्तों। S का मतलब क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। और C का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो C का मतलब होता है कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज। और अगला है लैंग्वेज, यानी कि बच्चा जो सीखता है वो भाषा के माध्यम से सीखता है। दूसरा संस्कृति यानी कि रीति रिवाज के माध्यम से सीखता है। और तीसरा जो होता है सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाज के अंतःक्रिया से सीखता है, यानी कि बच्चा समाज में रह करके ही कोई भी चीज को सीख पाता है। चलिए अगला बात जानते हैं इसी तीनों के बारे में। यहाँ पर लिखा गया कि समाज क्या होता है, तब बच्चा समाज के लोग जैसे माता पिता शिक्षक दोस्त से बातचीत करके सीखता है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से यानी कि सामाजिक इंतरक्रिया से ही सीखते हैं। ठीक है, अगला बात का बताया गया है संस्कृति के बारे में। संस्कृति का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बच्चों के सीखने के उसके संस्कृति यानी कि रीति रिवाज और परिवेश का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कि बच्चों तभी सीख पाते हैं जब वह संस्कृति में रहेगा, यानी कि रीति रिवाज में रहेगा, तब वह बच्चा सीख सकता है। अगला बात बोला गया है भाषा का। तब वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चे का सबसे बड़ा हथियार होता है और भाषा के बिना बच्चा सोच भी नहीं सकता है और न ही कोई चीज सीखेगा। यानी कि जब बच्चा के पास कोई भाषा नहीं रहेगा तब बच्चा सीखेगा कैसे। यानी कि बच्चों को सीखने के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, भाषा का। जब बच्चे को भाषा का विकास होगा तब बच्चा सीख सकता है, अदरवाइज नहीं सीख पाएगा। तो चलिए इसका कुछ अगले पॉइंट जो होता है जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है, सीटेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला प्रश्न है। तो जेडपीडी के बारे में आप लोग जानिए। जेडपीडी का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं इसको। तो जेडपीडी होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, यह क्या होता है, यह वह क्षेत्र है, जेडपीडी वह क्षेत्र या दायरा है जहां बच्चा किसी के मदद से ही पहुंच सकता है। यानी कि अगर बच्चा किसी के मदद से सीख रहा है तो उसी को हम जेडपीडी कहते हैं। जैसे हम लोग इसका उदाहरण एक लेते हैं। मान लीजिए कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और खुद से कर रहे हैं और आपको 150 नंबर में से 75 नंबर आ रहे हैं। यानी कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और 150 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें से 75 नंबर आपका आ रहा है। लेकिन अगर किसी से आप थोड़ा सा सही गाइडेंस ले लेते हैं, यानी कि किसी से सपोर्ट ले लेते हैं, कोई टीचर से पढ़ लेते हैं, तो अब आपको 110 नंबर आ जा रहा है। और 110 नंबर आ रहा है तो अब सीटेट का एग्जाम तो पास हो गए, लेकिन आपका दौरा कहां से कहां तक रहा, आप पहले से ला रहे थे 75 नंबर
और अब कितना ला रहे हैं 110 नंबर। तब 75 नंबर पहले से आ रहा था जबकि कोई किससे मदद नहीं लिए थे, और मदद लेने के बाद अब 110 नंबर आया है। यानी कि खुद से जो नंबर आ रहा था और मदद लेने के बाद जो नंबर आ रहा था, उसी के दायरा को, उसी के गैप को क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। यानी कि एक बार देख लीजिए जेडपीडी क्या होता है। तो आप सीटर की तैयारी खुद से कर रहे थे और आपको 150 में से 75 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सही गाइडेंस मिल जाए तो आप 110 नंबर ला सकते हैं। तो यह 75 से 110 के बीच का जो गैप है, यानी कि दायरा है, इसी को जेडपीडी कहते हैं। जेडपीडी का नंबर मतलब समझ गए, जो पहले से आप नंबर ला रहे थे और अब नंबर ला रहे हैं, सपोर्ट के माध्यम से जो नंबर ला रहे हैं, उसी के बीच के दायरा को जेडपीडी कहते हैं। और ये सीटेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग क्या होता है दोस्तों? तो एस्केप फोल्डिंग का मतलब होता है, एस्केप फोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं पार या ढांचा या मचान भी इसको बोल दिया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा आप लोग। एस्केप फोल्डिंग का मतलब पार, ढांचा या मचान। यह क्या होता है दोस्तों? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह वह अस्थायी मदद है, यानी कि टेम्पोररी सपोर्ट है। एस्केप फोल्डिंग क्या होता है? यह अस्थायी मदद होता है, यानी कि टेम्पोररी सपोर्ट होता है, जो किसी बड़े या कुशल व्यक्ति द्वारा बच्चों को तब दी जाती है जब वह कुछ सीख रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और साइकिल चलाने के लिए जब साइकिल पर बैठे तो आप बार बार गिर जा रहे हैं, तो आपको कोई दोस्त होगा उस साइकिल को पकड़ेगा, तो उस टेम्पोररी हेल्प दिया है, कुछ समय के लिए सपोर्ट किया है, जिससे आप साइकिल को आसानी से सीख पाते हैं। तो यही टेम्पोररी हेल्प को जो लेते हैं बच्चा, इसी को क्या कहते हैं? एस्केप फोल्डिंग कहते हैं, यानी कि पार या मचान कहते हैं। यानी कि टेम्पोररी हेल्प लेना क्या कहलाता है? पार या मचान कहलाता है, या एस्केप फोल्डिंग कहलाता है। ध्यान रहे बच्चों, यह मदद हमेशा के लिए नहीं होता है, यानी कि एस्केप फोल्डिंग जो होता है हमेशा के लिए नहीं होता है। यह बच्चा को तब दिया जाता है जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है, और सीख लेने के बाद यह हटा ली जाती है। यानी कि एस्केप फोल्डिंग आपको कुछ समय का मदद है। अब जैसे ही आप किसी भी चीज के लिए मदद लेते हैं और उस चीज को सीख जाते हैं, तो उसके बाद एस्केप फोल्डिंग यानी कि टेम्पोररी मदद को हटा लिया जाता है। जैसे उदाहरण पर यहाँ पर लिखा हुआ है, उदाहरण में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बच्चा को साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना, यह किसका संकेत है? या यह स्कैफोल्डिंग का संकेत है। चलिए एक और बात जानते हैं। अगला पॉइंट है एमकेओ। एमकेओ क्या होता है? एमकेओ का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? एमकेओ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि एमकेओ का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब होता है अधिक ज्ञानवान और अन्य व्यक्ति, अधिक ज्ञानवान या कोई अन्य। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कोई भी व्यक्ति एमकेओ हो सकता है जिसके पास सीखने वाले बच्चों से अधिक ज्ञान हो। मान लीजिए कि हम कोई भी चीज को सीख रहे हैं, या आप कोई भी चीज को सीख रहे हैं, तो आपसे अधिक ज्ञानवान जो व्यक्ति होगा वो आपके लिए एमकेओ का काम करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यह कोई शिक्षक हो सकता है, यह माता पिता हो सकता है, यह दोस्त हो सकता है, यह बड़ा भाई बहन हो सकता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी हो सकता है। यानी कि आप कुछ भी सीखते हैं तो अपने शिक्षक से मदद लेते हैं, माता पिता से मदद लेते हैं, दोस्त से मदद लेते हैं, बड़ा भाई बहन से मदद लेते हैं, या फिर कंप्यूटर से मदद लेते हैं, मोबाइल से मदद लेते हैं, जिससे भी आप मदद लेते हैं सीखते समय, उसी को हम क्या कहते हैं? एमकेओ, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। अगला हम लोग आते हैं भाषा और विचार के बारे में। ले वाइगोत्स्की का क्या कहना था? भाषा और विचार यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट, इसके बारे में ले वाइगोत्स्की का क्या कहना था दोस्तों? चलिए हम इसको सीखते हैं। भाषा को लेकर वाइगोत्स्की के विचार बहुत ही खास हैं और यह पियाजे से बिल्कुल अलग है। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि ले वाइगोत्स्की के भाषा के बारे में कैसा विचार है, तब भाषा के बारे में ले वाइगोत्स्की का बिल्कुल अलग विचार है, जो कि जीन पियाजे से बिल्कुल हटके है और अलग है। चलिए इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले भाषा फिर विचार, यानी कि पहले भाषा और फिर विचार आता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में पहले भाषा आती है और भाषा का ही प्रयोग करके उसके मन में क्या आता है? विचार आता है, यानी कि थाउट आता है, और उसके हिसाब से कोई दिशा देख पाता है। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के मन में सबसे पहले क्या आता है? भाषा आता है, या बच्चे का सबसे पहले विकास होता है? तब सबसे पहले बच्चे के मन में भाषा का जन्म होता है, उसके बाद बच्चे का धीरे धीरे करके विकास होता है। यानी कि भाषा जब जान लेगा तो वो कोई भी चीज को सीख पाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों में पहले भाषा आता है, फिर विचार आता है। यानी कि भाषा के बारे में कौन बताए थे? तब भाषा के बारे में बताए थे ले वाइगोत्स्की, और विचार के बारे में कौन बताए थे? तो ये जीन पियाजे बताए थे। जीन पियाजे का मानना था कि सबसे पहले विचार आता है तब भाषा आता है, और ले वाइगोत्स्की बोलते हैं कि सबसे पहले भाषा आता है उसके बाद विचार आता है। तो ये बात को याद रखिएगा कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे पहले क्या आता है? भाषा आता है,
और जीन पियाजे के अनुसार सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है। चलिए ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है बहुत ज्यादा। अगला है दोस्तों क्या, तो अगला है दोस्तों हमारा प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट स्पीच को निज वाक्य या आंतरिक भाषण कहते हैं। यह बच्चा को खुद से जोर जोर से बात करता है। यानी कि आंतरिक भाषण क्या होता है, जब बच्चा खुद से जोर जोर से बात करता है तो उसी को आंतरिक भाषण या निजी वाक्य या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है और बच्चा मान लीजिए कि कोई पहेली पहेली ढूंढ रहा है, तो उसको पहेली ढूंढते ढूंढते उसके दिमाग में कुछ बात आता है और वो अपने आप से बात करने लगता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। जैसे मान लीजिए, जैसे खिलौना से खेलते हुए खुद को निर्देश देना, यानी कि बच्चों जब खिलौना से खेलता है तो वो अपने आप से बातचीत करता है कि आजा मेरे गुड़िया, आजा मेरे बाबू। इस तरह से जब बात करता है कोई भी बच्चा अपने आप से खेलते हुए, तो इसी को क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। एक और उदाहरण क्या है दोस्तों, तो एक 5 साल की लड़की टी शर्ट को तह बनाते हुए खुद से बात कर रही है, तो ये भी किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये भी प्राइवेट स्पीच का ही उदाहरण है। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करते हुए अपने आप से बात करना क्या कहलाता है, प्राइवेट स्पीच कहलाता है, यानी कि आंतरिक भाषण या निज वाक्य भी कहलाता है। इसमें बच्चा जोर जोर से भी बोल सकता है और गत्ते गत्ते भी बोल सकता है, मन में भी बोल सकता है। चलिए अगला हम लोग जानते हैं, ले वाइगोत्स्की ने कुछ शिक्षण के तरीके भी बताए हैं, यानी कि क्लासरूम स्ट्रेटजी भी कुछ बताए हैं। तो क्लासरूम स्ट्रेटजी क्या होता है दोस्तों, यानी कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण के तरीके कौन कौन से होता है। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्लास में बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, इसी बात के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने बात बताए हैं, पीयर पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि बच्चों को अपने दोस्तों साथियों से सीखने का मौका दें। यानी कि बच्चों को अपने दोस्तों या अपने साथियों के साथ ही सीखने का मौका देना चाहिए, यानी कि पीयर ट्यूटरिंग इसको कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पीयर ट्यूटरिंग कहा जाता है। यानी कि बच्चों को अपने दोस्तों या साथियों के साथ सीखने का मौका देना क्या कहलाता है, पीयर ट्यूटरिंग कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है कोलेबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग। ये क्या होता है, कोलेबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग, तो जब बच्चे ग्रुप या समूह में मिलकर प्रोजेक्ट या काम कर रहे होते हैं तो उसे कोलेबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। यानी कि बच्चे जब ग्रुप में मिलकर के कोई भी प्रोजेक्ट करता है या कोई भी काम करता है ग्रुप में मिलकर के, तो उसी को क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव या कोलेबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, अपने दोस्त या साथियों के साथ सीखने का मौका देना क्या कहलाता है, पीयर ट्यूटरिंग कहलाता है। और जब बच्चे ग्रुप में समूह में मिलकर के कोई भी काम करता है या प्रोजेक्ट करता है तो उसे कोलेबरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है सेट एग्जाम में। एक और पॉइंट है दोस्तों जिसका नाम है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है पारस्परिक शिक्षण। इसके बारे में क्या बताया है जीन पियाजे, तो सबसे पहले जहां छात्र और शिक्षक दोनों मिल करके जहां छात्र और शिक्षक दोनों मिल करके जहां छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर के चर्चा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं तो उसी को रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। यानी कि तीनों बात को हम समझते हैं, जब बच्चों अपने दोस्त या साथियों के साथ सब खेलते हैं या सीखते हैं तो उसे पेयर ट्यूटरिंग कहते हैं। और जब बच्चे ग्रुप में समूह में किसी भी चीज को मिलकर के काम करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उससे कोलेबरेटिव लर्निंग कहते हैं। और रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण का मतलब होता है जहां छात्र और शिक्षक दोनों मिल करके एक साथ सीखते हैं तो उसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। और इसी के साथ हम लोग जान गए कि जी ले वाइगोत्स्की कौन कौन से बात बताए थे और इसके बारे में हम लोग जान गए। अब इसको देखने के बाद अब हमारा दूसरा पार्ट आएगा ले वाइगोत्स्की का, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। इसको जरूर कर लीजिएगा, इसके बाद कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलिए।